नमस्कार, मैं हूं निखिल गुप्ता और राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राजनीतिक विचारकों का और इस कड़ी में हमने अपनी पिछली कक्षा में अध्ययन किया था महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी की जो हमारी पिछली कक्षा थी, उसमें महात्मा गांधी ने जो भी सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था और वो जो हमारी कक्षा थी, वो ज़्यादातर विश्लेषणात्मक थी और अवधारणात्मक थी। लेकिन आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में अवधारणात्मक और तथ्यात्मक दोनों ही तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए और एनालिटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो पिछली जो कक्षा थी, वो महात्मा गांधी से संबंधित एक एनालिटिकल क्लास थी, जिसमें उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया था। और ये जो हमारी कक्षा है, इसमें महात्मा गांधी से संबंधित अधिक से अधिक तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि महात्मा गांधी से संबंधित सभी तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इस कक्षा में हम गांधी जी से संबंधित जितने भी तथ्य हो सकते हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्हें दो उपाधियां मिली थी, एक महात्मा की और दूसरी राष्ट्रपिता की। तो महात्मा की जो उन्हें उपाधि दी थी, वो स्वामी श्रद्धानंद जी ने दी थी। अक्सर लोग ये सोचते हैं या कभी कभी ऐसा किताबों में भी लिखा जाता है कि जो उन्हें महात्मा की उपाधि थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, जबकि ये सही नहीं है। उन्हें महात्मा की जो उपाधि दी थी, वो स्वामी श्रद्धानंद ने दी थी। ठीक, तो यहाँ पर आप इसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा, उन्हें राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी, वो किसने दी थी? तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, इसके बाद महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। 13 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह हो गया था और जिस समय इनका विवाह हुआ, तो उस समय गांधी जी की भी आयु और उनकी जो पत्नी है, उनकी भी आयु 13 वर्ष की ही थी। ठीक, इसके बाद वो अपनी पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, जहाँ पर उन्होंने वकालत की, लॉ की डिग्री ली। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी इंग्लैंड सर्वप्रथम कब गए थे? तो 1888 में अपनी पढ़ाई के लिए वो सर्वप्रथम इंग्लैंड गए थे। इसके बाद जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तो वो भारत आ गए, लेकिन वो ज़्यादा समय तक भारत नहीं रह पाए और एक व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तो उन्हें एक रंग भेद, जो एक समस्या होती है, रंग के आधार पर जब भेदभाव किया जाता है, तो उसे रंग भेद कहा जाता है। इस समस्या का सामना करना पड़ा और इस रंग भेद की नीति के कारण ही गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। तो उससे वो काफ़ी आहत हुए और उन्होंने इस रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए वहीं पर सत्याग्रह शुरू कर दिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी को जिस रेलवे स्टेशन पर बाहर फेंका गया था, वो रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो वो रेलवे स्टेशन था सेंट पीटर्सबर्ग का रेलवे स्टेशन, जहाँ पर उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया था। इसके अलावा उन्होंने द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार और फिनिक्स आश्रम की जो स्थापना की थी, वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए ही की। और सबसे पहले जो उन्होंने सत्याग्रह की तकनीक का सफल इस्तेमाल किया था, वो भी दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। इसके बाद गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए। ये जो 9 जनवरी की तिथि है, गांधी जी के लौटने की तिथि थी और इस तिथि को ऐतिहासिक बनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने के कारण। भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पहले ये प्रतिवर्ष मनाया जाता था, अब इसे प्रति 2 वर्ष पर कर दिया गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है 9 जनवरी की तारीख को। ठीक, इसके बाद 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किया, बिहार में। चंपारण जो सत्याग्रह था, थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। चंपारण बिहार में एक जगह है, जहाँ पर किसानों को
नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। नियम ये था कि हर किसान अपनी ज़मीन के 1/3 हिस्से पर नील की खेती करेगा और वो नील उन्हें उत्पादित करके सरकार को देना ही होगा। किसान इससे बच नहीं सकते थे और उन पर अनेक प्रकार के कर भी लगाए जाते थे। तो राजकुमार शुक्ल, जो कि एक वहाँ के इलाके के एक समृद्ध किसान थे, उन्होंने इस पद्धति का विरोध किया और गांधी जी से आग्रह किया कि वो बिहार में आएँ, चंपारण में, और अंग्रेज़ों की इस नीति का विरोध करें। उसके विनम्र निवेदन को गांधी जी ने स्वीकार कर लिया और वो चंपारण पहुँच गए और वहाँ पर गांधी जी ने इस सत्याग्रह के माध्यम से इस नीति का विरोध किया और गांधी जी के आंदोलन के कारण ही अंग्रेजों ने वो नियम जो है अपने वापस ले लिए और धीरे-धीरे उस इलाके में जो किसान रह रहे थे, उन्हें नील की खेती से मुक्त होना पड़ा। ठीक, तो ये था चंपारण का सत्याग्रह। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन का भी गांधी जी ने सफल प्रयोग किया। ये इसमें क्या था, प्लेग बोनस दिया जाता था। प्लेग एक महामारी थी जो चूहों के माध्यम से फैलती थी, तो ये महामारी के रूप में भारत में फैलता था, तो इससे बचाव के लिए बोनस दिया जाता था। ये जो बोनस था वो 20% था। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो उनका पैसा उधर खर्च होने लगा। तो सरकार ने यहाँ से पैसे बचाने के लिए, ताकि यहाँ से पैसे बचाएं और वहाँ खर्च कर सकें, इसके लिए प्लेग का जो बोनस दिया जाता था वो बंद कर दिया। जबकि जब विश्व युद्ध इस समय चल रहा था तो स्थितियां ऐसी हो गई थी कि सरकार को ये बोनस और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी विश्व युद्ध के कारण। तो गांधी जी ऐसे हालात में अहमदाबाद में पहुंचे और उन्होंने ये प्लेग बोनस 20 के स्थान पर 35% करने का आंदोलन शुरू किया और गांधी जी के सफल नेतृत्व के कारण ही अंग्रेज सरकार को इस मांग को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो ये था अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1918 में गांधी जी ने की थी। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद गांधी जी ने जो एक आंदोलन का समर्थन किया वो था खिलाफत आंदोलन, जो 1919 में शुरू हुआ था। मुख्यतः ये मुस्लिमों का आंदोलन था। इसमें जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों को ये आश्वासन दिया था कि वो जब विश्व युद्ध समाप्त होगा तो जो तुर्की का साम्राज्य है, जो तुर्की का खलीफा था, उसकी सत्ता को स्थापित करेंगे और उसका समर्थन करेंगे। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने तुर्की जो साम्राज्य था, जहाँ पर खलीफा की सत्ता हुआ करती थी, उसे विभाजित करने का फैसला किया। तो इसके विरोध में गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने इसलिए भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि वो देख रहे थे कि इस आंदोलन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम की एकता को स्थापित किया जा सकता है। तो ये था खिलाफत आंदोलन, जिसकी वह समर्थन गांधी जी ने 1919 में किया था। इसके बाद आते हैं असहयोग आंदोलन पर, जिसकी शुरुआत हुई थी 1920 में। और जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो गांधी जी ने इसके बारे में कहा था कि इस आंदोलन के कारण हमें 1 वर्ष के भीतर ही सफलता मिल जाएगी, मतलब अंग्रेजों से आज़ादी हमें 1 साल के भीतर ही मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी, जो कि एक अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा में उनका दृढ़ विश्वास था, जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक घटना घटी। वो घटना थी कि जो आंदोलन चल रहा था तो उत्तेजित भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना से गांधी जी इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन था वो वापस लेने का ऐलान कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी रूप में जनता हिंसा को अपनाए और जो उनका अहिंसा का सिद्धांत है वो खंडित हो। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक व बोअर युद्ध के पदक वापस कर दिए थे, क्योंकि उन्हें सरकार का असहयोग करना था। इसके बाद गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 3 थे, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन व तृतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये क्रमशः 1930, 1931 और 1932 में आयोजित हुए। जिस समय ये आंदोलन आयोजित होते थे उसी समय पर
गोलमेज सम्मेलनों का भी आयोजन इंग्लैंड में किया जाता था। ये सम्मेलन इसलिए बुलाए जाते थे ताकि भारतीय लोगों की समस्याओं को जाना जा सके, उनकी मांगों को जाना जा सके और उनका उचित रूप में समाधान किया जा सके। तो कुछ हद तक समाधान होता था, पूर्ण समाधान तो नहीं हो पाता था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था 1932 में। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो इसका जवाब है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक। अगला ये पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसी समझौते में गांधी जी जो अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसे समाप्त करने के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किया वो था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 1940 में शुरू हुआ और इसमें जो विनोबा भावे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हें प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया। इसके बाद गांधी जी ने 1942 में शुरू किया भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 को हुई थी, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति कहा जाता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। ठीक। इसके बाद जानते हैं गांधी जी पर किन विचारकों या किन पुस्तकों का प्रभाव पड़ा। तो जॉन रस्किन की पुस्तक थी एक अनटू दिस लास्ट, इसका गांधी जी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और इस पुस्तक का अनुवाद उन्होंने सर्वोदय नाम से गुजराती भाषा में किया था। इस विचारक से, जॉन रस्किन से, या उनकी जो पुस्तक है उससे गांधी जी ने कई बातें सीखी, जैसे सभी के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। दूसरी, एक वकील के कार्य का भी उतना ही महत्व है जितना एक नाई के कार्य का, क्योंकि सभी व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी, बुद्धि की अपेक्षा उन्होंने चरित्र पर बल दिया। चौथी, उन्होंने धर्म के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी। तो ये सब बातें गांधी जी ने सीखी थी जॉन रस्किन से या उनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट से। इसके बाद हेनरी थोरो, जो अमेरिका के एक दार्शनिक अराजकतावादी थे, उनकी पुस्तक ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल ओबीडियंस से, ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस से गांधी जी ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का विचार ग्रहण किया। उनका यह मानना था कि शासन का विरोध तो किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी रूप में हिंसा को नहीं अपनाना चाहिए। ठीक। इसके बाद रूसी विचारक थे एक टॉल्स्टॉय, उनकी पुस्तक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, मतलब स्वर्ग का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है। गांधी जी के अहिंसा के संबंध में जितनी भी शंकाएं थीं या डाउट्स थे, वो सब इस पुस्तक को पढ़कर दूर हो गए और उनके मन में ये विश्वास दृढ़ हो गया कि अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ नीति है और इस समाज में जो भी परिवर्तन लाए जा सकते हैं अहिंसा के माध्यम से ही लाए जा सकते हैं। इसके अलावा गांधी जी की जो आत्मकथा थी उसका पूछा जाता है कि उसका नाम क्या था, तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा थी। इसके अलावा गांधी जी ने कुछ अन्य पुस्तकों का भी रचना की, जिनके नाम थे सत्याग्रह, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, नैतिक धर्म आदि। तो इन पुस्तकों की जो रचना है गांधी जी ने की और 30 जनवरी 1948 में गांधी जी का निधन हो गया। तो ये थे गांधी जी से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक तथ्यों को एक ही कक्षा में समेटा जाए। इसके अलावा भी कुछ तथ्य छूट गए होंगे, लेकिन संपूर्णता कहीं भी प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर भी कोशिश यही है कि अधिक से अधिक तथ्यों को संकलित किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस या उससे जुड़े हुए और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है निखिल सर एजुकेशन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।